दी बैंकिंग गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस के भाटिया, रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज डिप्टी जनरल मैनेजर। हमारे बैंकिंग गुरु चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल्स और बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स पे हम बड़े ही सिंपल तरीके से आम जनता के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम बना के आपको बता सकें। आज का हमारा टॉपिक है होम लोन्स, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। हमने अपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में डिस्कस किया था कि हमें प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमने वहाँ ये डिसाइड किया कि हमें प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आज हम ये देखते हैं कि हमें उसके प्रॉपर्टीज़ को कैसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद अगर होम लोन हमें लेना है तो हमें उसको कैसे लेना है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अपना पैसा कितना चाहिए। जनरली 25% मार्जिन हर कोई बैंक जो है हमसे चाहता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि तकरीबन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ का मकान हम खरीदना चाहते हैं, तो कम से कम 25 लाख रुपया हमारे पास अपना होना चाहिए, तभी हम होम लोन के लिए, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमें प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना है। प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के लिए 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ग्रोइंग एरिया में ही अपना फ्लैट या प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, ताकि प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी होती रहे और फ्यूचर भी उसमें अच्छा दिखता रहता है, एक्टिविटीज़ वहाँ पर अच्छी होती रहती हैं। उसके बाद हमें ये भी देखना चाहिए कि ग्रोइंग एरिया के साथ साथ क्या उस लोकेलिटी में, उस ग्रोइंग एरिया में उस प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू भी है या नहीं है, ताकि अगर हम खुद ना रहना चाहें तो हमें कुछ ना कुछ रेंटल इनकम वहाँ से आती रहे। तीसरा जो क्राइटेरिया है प्रॉपर्टी फ्लैट सेलेक्ट करने के लिए, हमें ऐसे बिल्डर से लेना चाहिए जिसने बैंकों के साथ अपनी बिल्डिंग का, अपने उसका प्रोजेक्ट का टाई अप किया हुआ हो। बैंकों से प्रोजेक्ट के टाई अप फ्लैट लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि एक तो बैंक उसी बिल्डर के साथ अपना टाई अप करते हैं जो बिल्डर्स टाइमली, प्रॉपरली उनका रिकॉर्ड फ्लैट्स डिलीवर करने का रहता है। एक वो हमें कंफर्ट मिलता है। दूसरा ये रहता है कि बैंक्स उस बिल्डर का लीगल स्टेटस, उसका लीगल टाइटल भी वेरीफाई कर लेते हैं कि ये बिल्डर जो प्रॉपर्टी फ्लैट्स बेच रहा है उसकी उस फ्लैट्स प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप प्रॉपर है और उसमें कोई लीगल लिटिगेशन नहीं है। उसके बाद ही बैंक्स जो हैं उस बिल्डर के साथ, उस बिल्डर के उस प्रोजेक्ट के साथ टाई अप करते हैं। इन 3 चीज़ों को देखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस बैंक से लोन लेना है। बैंक का सिलेक्शन करते हुए हमें जो चीज़ों का ध्यान देना है कि हम एक ऐसा बैंक जो हमें टाइमली लोन दे सके। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए और हमारे पास जो MCLR के साथ लिंक्ड रेट है उसके ऊपर भी ऑफ़र कर रहा हो और EBLR के साथ भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ़र कर रहा हो, ऐसा बैंक हमें चाहिए। हम खुद सेलेक्ट करें कि हम थ्रू MCLR लेना चाहते हैं या थ्रू EBLR लेना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस रहती हैं। इसके अलावा काफ़ी बैंक्स जो चार्जेस लगाते हैं उन चार्जेस का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। बैंक्स प्रोसेसिंग चार्जेस लगाते हैं, अपना लोन को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग चार्जेस लगाते हैं। हमें देखना है कि वो बैंक जो कम से कम प्रोसेसिंग चार्जेस लगा रहा हो या उसने प्रोसेसिंग चार्जेस वेव कर रखे हों, और वो जो लीगल ओपिनियन लेता है उसके लीगल रिपोर्ट के लिए चार्जेस लगाते हैं। हमें देखना है कि कम से कम लीगल चार्जेस लगाए जा रहे हों। वो जो वैल्यूएशन हमारी प्रॉपर्टी की करता है उस वैल्यूएशन रिपोर्ट के चार्जेस भी बैंक लगाते हैं। हमें देखना है कि वो चार्जेस भी कम से कम होने चाहिए। कुछ बैंकों का इंटरेस्ट अप्लाई करने का तरीका अलग होता है। कुछ बैंक रिड्यूसिंग बैलेंस पे, डेली बेसिस के रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं जो कि इंटरेस्ट कम होता है। कुछ बैंक फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को जो बैलेंस अकाउंट में होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं, जिसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट हम देते हैं
वो उसका इम्पैक्ट 1 महीने के बाद हमारे अकाउंट में आता है। इनडायरेक्टली 1 महीने का वो एडिशनल हमसे इंटरेस्ट लेते रहते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने EMI दे दी होती है। इन चीज़ों को देखते हुए वो सबसे बड़ी बात कि हम ऐसा बैंक जो हमारी रजिस्ट्री से पहले, जो हमें जब भी बिल्डर डिमांड करे उस समय हमें हमारे होम लोन की पेमेंट कर दे, ट्रांसपेरेंट हो, रीजनेबली बड़ा बैंक हो, जिसकी ब्रांच, जिसका प्रोसेसिंग सेंटर हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन में हो, हम उस बैंक को सेलेक्ट करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि बैंक अगर हम कहीं और सर्विस कर रहे हैं तो हमें बैंक कहाँ सेलेक्ट करना है। जनरली बैंक्स इस चीज़ को ध्यान में रख के देते हैं कि जहाँ आप सर्विस कर रहे हो वहाँ भी वो लोन दे देते हैं, या जहाँ आपकी प्रॉपर्टी जहाँ परचेज कर रहे हैं वहाँ भी लोन दे देते हैं, या जहाँ पर हमारा परमानेंट एड्रेस है वहाँ पर भी वो लोन देते हैं। तो हमें ये सेलेक्ट करना है कि जब द प्लेस ऑफ सर्विस पे हम लोन लेना चाहते हैं, प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी पे लोन लेना चाहते हैं, और आवर परमानेंट प्लेस है, रेजिडेंस है, वहाँ पर हम लोन लेना चाहते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल व्यू है कि बैंक्स हमारा लोन प्रोसेस करने में टाइम लगाते हैं। अब वो टाइम क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स हम पीसमील में पूरी करते हैं। इसलिए हमें ये जानना पहले से ज़रूरी है कि बैंक की क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। सबसे पहले तो बैंक अपना KYC मांगते हैं। हम चेकलिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए लोन लेने के लिए। KYC की रिक्वायरमेंट होती है। अब KYC क्या है? KYC में 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। हमारा एक तो आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, और एक हमारा प्लेस ऑफ रेजिडेंस हमारा कहाँ है वो प्रूव करने के लिए। कोई भी 2 डॉक्यूमेंट जिससे हमारा प्लेस ऑफ रेजिडेंस और हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो रही हो, वो KYC डॉक्यूमेंट्स हमारे बन जाते हैं। सेकेंडली, जनरली बैंक 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगते हैं। वो हमारे पास हैंडी होनी चाहिए। 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी कॉपियाँ हमें बैंक को देनी होती हैं। अगर 3 साल की रिटर्न्स नहीं हैं तो 2 साल की रिटर्न्स, और उसके बेस के ऊपर भी कई बैंक उसको दे देते हैं, लेकिन वो एक एज ए एक्सेप्शन हमें एक स्पेशल सैंक्शन उस पर लेना पड़ता है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर का मैप, अप्रूव्ड मैप, हमारी सैलरी स्लिप, और अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हमारी बैलेंस शीट्स की कॉपी, 3 साल की बैलेंस शीट्स की कॉपी। अगर हम रीसेल में ले रहे हैं तो हमें ये देखना है कि रजिस्ट्री की फुल चेन ऑफ टाइटल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ना कि सिर्फ जो आदमी हमें सेल कर रहा है उसकी रजिस्ट्री, उससे पहले की जो चेन है हमारे टाइटल की, अगर उसने पावर ऑफ अटॉर्नी पे से लिया हुआ है या उससे पहले जिसने सेल किया हुआ है, तकरीबन पीछे 13 साल तक पीछे जाके हमें उसका रिकॉर्ड चेक करके उसके सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास उसकी कॉपियाँ ले लेनी चाहिए, और फाइनल पेमेंट करते हुए ओरिजिनल भी हमें अपने पास ले लेने चाहिए। बैंक्स भी इस पूरी डिटेल को चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि चेन ऑफ टाइटल जो है पूरा का पूरा चेन ऑफ टाइटल अवेलेबल होना चाहिए। जब हमारे पास ये कंप्लीट चेक लिस्ट अवेलेबल है तब हम उसको लोन अप्लाई कर देते हैं। अब बैंक इन सब चीज़ों में से क्या देखते हैं? सबसे पहले तो बैंक ये देखते हैं कि चेन ऑफ टाइटल क्लियर है या नहीं है। उनके लीगल एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी सरफेसी कंप्लाइंट होना चाहिए। सरफेसी कंप्लाइंट प्रॉपर्टी होगी तो इमीडिएटली बैंक्स उसको लोन दे सकते हैं। देन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न से वो आपकी टोटल इनकम देखते हैं, उस इनकम के बेस के ऊपर और जो इंस्टॉलमेंट आपकी लोन की बनेगी उसकी रेशो निकालते हैं, जिसे हम EMI NMI रेशो कहते हैं। दैट इज़ EMI की रेशो और नेट मंथली इनकम की क्या रेशो बनती है। जनरली EMI NMI रेशो 50 to 60% के बीच में होती है, लेकिन जब EMI NMI रेशो निकालनी है उस समय हम बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर सोर्स ऑफ इनकम अगर है, जैसे अगर हम कोई फ्लैट ले रहे हैं उस फ्लैट की जो हमें रेंटल इनकम आने वाली है, हमें उसको भी EMI NMI रेशो कैलकुलेट करते हुए कंसिडर करना चाहिए। लेकिन बैंक्स एट द सेम टाइम जो टेम्पोरेरी इनकम रहती है या वन टाइम इनकम रहती है, से हमारे पास कोई लॉटरी हमें निकल आई
उस लॉटरी की इनकम को अगर हम चाहें कि बैंक उसको कंसिडर करके हमें लोन दे दे तो बैंक नहीं कंसिडर करते हैं। कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम जो है वो हमारा ज़रूरी है, वो बैंक वेरीफाई करते हैं। इसके बाद बैंक्स आपकी प्रॉपर्टीज़ की या फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ जो होने वाली है उसकी वैल्यूएशन कराते हैं। अब वैल्यूएशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से LTV रेशो, लोन टू वैल्यू रेशो जो है 75% होनी चाहिए, कि हम प्रॉपर्टी का 75% से ज़्यादा हम उस पर लोन नहीं दे सकते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी एलिजिबिलिटी निकालते हुए बैंक इस चीज़ को भी ध्यान में रखेगा कि हम कितना लोन लेना चाहते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू का 75% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। EMI NMI रेशो के हिसाब से भी हमारी इंस्टॉलमेंट्स 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को देखते हुए तभी बैंक आगे इसको कंसिडर करेगा। इसके बाद बैंक हमसे पूछेगा कि हम लोन किस तरह से लेना चाहते हैं। लोन दो तरह से लिए जा सकते हैं, या तो टर्म लोन लिया जा सकता है या ओवरड्राफ्ट लिया जा सकता है। टर्म लोन में डिसबर्समेंट एक ही बारी होगी, उसमें पैसा वापस जमा कराने के बाद उसमें से विड्रॉ नहीं किया जा सकता। लेकिन ओवरड्राफ्ट के केस में आप जितना सरप्लस फंड्स आपके पास हैं, EMI के अलावा भी जितने सरप्लस फंड आपके पास हैं, अगर आप वो उस अकाउंट में डाल देते हैं तो बैंक आपको परमिट कर देता है टू दैट एक्सटेंट विड्रॉ करने। इनडायरेक्टली ओवरड्राफ्ट आप एक करंट अकाउंट की तरह चला सकते हैं। उस करंट अकाउंट के बेस के ऊपर सरप्लस फंड उसमें डालने से आप अपनी इंटरेस्ट की लायबिलिटी उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बैंक आपसे पूछेगा कि आपको कितने टेन्योर के लिए चाहिए, कितने पीरियड के लिए चाहिए। जनरली बैंक 30 साल तक आपको लोन दे सकते हैं। हमारा एक ओपिनियन रहता है या एक हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपना होम लोन क्लियर करें, तो हम 15 साल या 20 साल के लिए लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मैक्सिमम टेन्योर के लिए लोन अप्लाई कर देना चाहिए। उसका EMI छोटा बनेगा, 15 साल का EMI ज़्यादा बनेगा और 30 साल का EMI छोटा बनेगा। उसके बाद हम अपने हिसाब से उसको प्री पेमेंट भी कर सकते हैं। जनरली बैंक प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगाते हैं। तो पहले ही ये प्रिज्यूम करके चलना कि मेरे पास इनकम जनरेशन अच्छी होगी और मैं 15 साल में इसको रीपे कर दूंगा, उससे ज़रूर हम रीपे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने 30 साल के लिए लिया हुआ है और इन बिटवीन कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हमारा इनकम फ्लो अगर कम हो जाता है, तो ये जो हमने मैक्सिमम टेन्योर के लिए लोन लिया है ये हमें प्रोटेक्ट करके चलता है। एक हमें कुशियन मिल जाता है कि उस कुशियन में हम उसको कवर कर सकते हैं। अब जब हम होम लोन लेते हैं तो हमें कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं इनकम टैक्स में। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, EMI के दो पोर्शन हैं, एक प्रिंसिपल का पोर्शन रहता है, एक इंटरेस्ट का पोर्शन रहता है। हमें मालूम है जो प्रिंसिपल का पोर्शन है उसको सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक का उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। टोटल इनकम में से हम टू दी एक्सटेंट ऑफ 1.50 लैक्स अगर हमने जो हमारा प्रिंसिपल है हम टोटल इनकम में से इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट लगता है, होम लोन अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो अभी हम अपनी टोटल इनकम में से रिड्यूस कर सकते हैं। हमने अपनी एक और प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया था कि हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा और जो पॉइंट देखने का है कि जनरली लेडीज़ को 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे बैंक्स जो है लोन देते हैं। इन दैट केस हमें लेडीज़ का नाम होम लोन लेते हुए बीच में ऐड करवा देना चाहिए। इन हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों लोन ले रहे हैं तो इनकम टैक्स का जो बेनिफिट है दोनों को मिल सकता है, 50-50 दोनों को मिल सकता है। तो इसलिए होम लोन लेते हुए, प्रॉपर्टी को लेते हुए लेडीज़ का नाम ऐड करना चाहिए और हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों ले रहे हैं तो इनकम टैक्स का बेनिफिट भी हमें उसमें मिल सकता है। आजकल कोविड के ज़माने में एक और बेनिफिट जो है बैंक हमें दे रहे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की योनो जो ऐप है अगर उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो हम इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही ले सकते हैं। और एक बारी हमें जाना पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके और डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए और हमारा होम लोन जो है सैंक्शन हो जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की योनो ऐप डाउनलोड करके जो आने जाने की
दोबारा बैंक विजिट करने की हैसल से हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फीडबैक भी हमें दीजिए अपने कमेंट्स के ज़रिए, ताकि हम फ्यूचर में अच्छे प्रोग्राम आपको दे सकें। और हमें यह भी बताइए कि किन टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।